हमारा सबसे पहले रहेगा टॉपिक फर्स्ट वाला, क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदिक औषधि निर्माण। सबसे पहले हम देखते हैं डराइवेशन। तो रस शास्त्र हम जो पढ़ रहे हैं, रस रस के मतलब आयुर्वेद में बहुत सारे हैं। जैसे कि रस को हम षड रस भी मान लेते हैं, आहार रस भी मान लिया जाता है। पारद यहाँ पर हमको मानना है। जब हम रस शास्त्र में रस की बात करें तो वहां से हमको पारद मर्क्यूरी समझना है, और इससे बहुत सारी फॉर्मुलेशंस बनेंगी। हम आगे जाके उसका स्टडी भी करेंगे। रस शास्त्र के वैसे देखे जाए तो मेन दो एम कहे जाते हैं। एक वो देह की सिद्धि करता है और धातु की सिद्धि करता है। ठीक है। बाकी डेराइवेशन अगर आपको रस शास्त्र का याद रखना है तो क्या है, रस गतौ धातु। और इटिमोलॉजी में आप ये वाला याद रखोगे, रस रूपिणी इति रसः पारसस् तत्स्वरूपम यस्याः सा। रस हैज द अपीयरेंस लाइक लिक्विड, या रस रस के समान लिक्विड जैसा इसका अपीयरेंस होता है। ये दोनों अभी तक के लिए ठीक था। इस श्लोक को आप एमटीआर श्लोक बनाओगे, ये श्लोक आपको रटना है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर आपको लिखने को आएगा। ठीक है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है क्वेश्चन। ये सबको याद होना चाहिए। रस का डेफिनेशन क्या है, रसनात् सर्व धातु नाम रस इत्यभिधीयते, जरा रोग मृत्युनाशाय रसस्यते वा रसो मतः। रसनात् सर्व धातु नाम रस इत्यभिधीयते। रस यानी कि पारद की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो मर्क्यूरी यानी कि पारद, पारद कैन लिक्विफाई ऑल द मेटल्स इनटू इट। पारद एक ऐसा धातु है जो अपने अंदर हर किसी मेटल्स को लिक्विफाई कर सकता है। दैट्स वाई हम इसको रस बोलते हैं। मर्क्यूरी कैन लिक्विफाई ऑल द मेटल्स इनटू इट, सो इट इज कॉल्ड रस। एक और बात, ये जो भी नोट्स यहाँ पर इंग्लिश में है वो आपको हिंदी में भी मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर ट्रांसलेशन इंग्लिश में है, वैसे हिंदी वाले नोट्स भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। यहाँ पर टेम्पररी आज के लिए हम इंग्लिश से पढ़ रहे हैं, हिंदी वाली भी आपको मिल जाएगी। मर्क्यूरी इज लिक्विड इन नेचर एट रूम टेम्परेचर। जो पारद हमको पता है, ये एक ऐसा ही मेटल है पूरी दुनिया में जो कि मेटल है लेकिन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। It combines very easily with other elements and forms stable compounds. तो इस तरह से रस आदि की निरुक्ति में बोल दिया गया है कि स्वर्ण आदि जो भी धातुएं हैं वो जो उन सब धातुओं को रस अपने अंदर लिक्विफाई कर देता है। दैट्स वाई इसको रस नाम से जाना गया है। दूसरी जो लाइन है, जरा रोग मृत्यु नाशाय, इसका मतलब क्या है, जरा यानी कि जो बुढ़ापा है, रोग यानी कि जो डिसीज कंडीशन है, मृत्यु यानी कि जो मौत है, उनके नाश के लिए हम इस पारद का भक्षण करते हैं। जरा के लिए, रोग के लिए, और मृत्यु, जरा रोग मृत्यु के नाश करने के लिए हम इसका सेवन करते हैं। दैट्स व्हाई इसको हम रस कहते हैं। तो रस का दो डेफिनेशन का लाइन याद रखोगे, रसनात् सर्व धातु नाम रस इत्यभिधीयते। वो सभी धातुओं को अपने अंदर लिक्विफाई करने की क्षमता रखता है, दैट्स वाई इसको रस कहते हैं। जरा रोग मृत्यु को नाश करता है, दैट्स वाई हम इसको रस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम रसशाला के ऊपर, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है। पूरा रसशाला आज हम कवर करेंगे। सो रसशाला क्या है? इन द एंसाइंट पीरियड, पुराने जमाने में एक ऐसी जगह थी जहां पर पारद की अलग अलग प्रिपरेशंस वगैरह बनाई जाती थी। आप जो शब्द है उसको तोड़ने का प्रयत्न कीजिए। रस और शाला, रस मतलब क्या होगा, पारद, शाला मतलब कि स्थान। तो ये एक ऐसा जगह होगा, ऐसा प्लेस होगा जहां पर ये पारद वगैरह की सारी प्रोसीजर्स वगैरह करी जाती है। In the ancient period, the place where procedures related to Parad were done was known as Rasashala. Our Acharyas mentioned Rasashala as a very sacred and equipped laboratory. हमारे आचार्य ने रसशाला को एक अच्छी वाली, बहुत ही अच्छी वाली sacred and equipped laboratory के बारे में अच्छे से डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। It is a place
where all alchemical processes are to be performed. ये जो रसशाला है इसका डिस्क्रिप्शन हमें रस रत्न समुच्चय के टेक्स्ट बुक के 7th चैप्टर में मिलता है। जस्ट आपको देखने के लिए मैंने यहाँ पर उसका पीडीएफ भी बना रखा है। ये रस रत्न समुच्चय बुक का 7th नंबर का चैप्टर है। इस तरह से फर्स्ट एंड सेकंड नंबर के श्लोक वगैरह का वर्णन है। मैं आपको ये श्लोक भी एक्सप्लेन करूंगी। पहले आते हैं यहाँ पर, द डिस्क्रिप्शन ऑफ रसशाला इज गिवन इन द 7th चैप्टर ऑफ रस रत्न समुच्चय। और भी कुछ टेक्स्ट है like Rastarangini, Anand Kan are also given distinctive description of the appropriate place and infrastructure of Rasashala with direction wise work distribution. दिशा अनुसार कौन सा वर्क कौन सी दिशा में करा जाएगा उन सब का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है। एंड नेसेसरी इक्विपमेंट्स कौन से होते हैं जो रसशाला में होने चाहिए, उन सब का डिटेल डिस्क्रिप्शन हमको इन सब टेक्स्ट बुक में मिलता है। तो जब हम रसशाला की पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो हम उसको 4 स्टेप में अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। The description of Rasashala can be under following heading we are studying. First one is place of Rasashala. रसशाला कौन से प्लेस पर होना चाहिए। दूसरा, वर्किंग एरिया कौन सा कैसे रहेगा। रसशाला में वर्किंग स्टाफ कौन कौन से कैसे होने चाहिए और कौन कौन सा वहां पर इक्विपमेंट्स होना चाहिए। इन 4 पॉइंट को कवर करते हुए हम आज का रसशाला का टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रसशाला कैसी जगह पर होना चाहिए। प्लेस ऑफ रसशाला, तो जैसे कि मैंने बताया था कि रस रत्न समुच्चय के 7th नंबर के चैप्टर में रसशाला का वर्णन है। तो देखो वहां पर श्लोक में कुछ ऐसे लिखा है रस रत्न समुच्चय में कि रसशालाम प्रकुर्वित सर्व बाधा विवर्जिते सर्व औषधि मये देशे रम्ये कूप समन्विते यक्षत्र यक्ष सहस्त्र अक्ष दिग्विभागे सुशोभने नाना उपकरणोपेताम प्राकारेण सुशोभिता। रसशाला कहाँ पर होनी चाहिए, तो प्रकुर्वित सर्व बाधा विवर्जित। रसशाला ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां पर सर्व बाधा विवर्जित हो, यानी कि सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं से जो स्थान रहित हो। सर्व औषधीमय देश, एक ऐसा देश होना चाहिए जहां पर हमें सभी प्रकार की औषधि परिपूर्ण रूप से मिल जाए। ऐसे देश में हमको रसशाला का निर्माण करना है। रम्य कूप समन्वित, ऐसा स्थान पे हम रसशाला बनाएंगे जहां पर कूप हो। यक्षत्र यक्ष सहस्त्रा, यानी कि नगर से बाहर होनी चाहिए। वो जो रसशाला हम बनाएंगे वो सिटी से बाहर होना चाहिए। यक्ष दिशा यानी कि कुबेर दिशा, ओके, यानी कि उत्तर दिशा। त्रक्ष दिशा यानी कि ईशान कोण में, या सहस्त्राक्ष दिशा यानी कि पूर्व दिशा। एक तो रसशाला कैसे स्थान पर बनाएंगे, जहां पर सभी बाधाओं से रहित हो ऐसे देश में। दूसरा, ऐसे देश में जहां पर सभी प्रकार की औषधि परिपूर्ण रूप से मिले। कूप वाला देश हो, जो शहर से दूर हो। 3 दिशाएं बोली है, एक तो यक्ष दिशा यानी कि उत्तर दिशा, दूसरा त्रक्ष दिशा यानी कि ईशान दिशा, सहस्त्राक्ष दिशा यानी कि पूर्व दिशा। आपको यक्ष, सहस्त्रक्ष, त्रक्ष ये सब याद ना रहे, आप उत्तर, ईशान और पूर्व दिशा याद रखना। इन तीनों में से किसी एक दिशा की ओर में एक सुंदर रमणीय देश में अनेक उपकरण से युक्त वाला, श्लोक में लिखा है नाना उपकरणोपेता, सभी उपकरणों से युक्त वाला, प्राकार चार दीवारी से, मतलब कि 4 दीवारी से युक्त वाला एक सुशोभित रसशाला का निर्माण करना होता है। तो जब हमने पहले इंट्रोडक्शन में प्लेस देखा था कि हमको रसशाला में 4 पॉइंट को कवर करते हुए स्टडी करना है। पहला कि रसशाला कौन से प्लेस में होना चाहिए, तो ये श्लोक हमने एक्सप्लेन किया। रसशालाम प्रकुर्वित सर्व बाधा विवर्जित, फर्स्ट पॉइंट क्या था, सभी बाधाओं से विवर्जित स्थान होना चाहिए। सभी औषधि वाला देश, मतलब कि उस देश में सभी औषधि अच्छे से हमको इजीली मिल जाए। रमणीय होना चाहिए वो देश जहां पर कूप हो। दूसरा, उत्तर उत्तर, ईशान और पूर्व दिशा में होना चाहिए सुशोभित वाला ये
रसशाला और सभी उपकरण से युक्त होना चाहिए। सो रसशाला शुड बी कंस्ट्रक्टेड एज फॉलो। देखो, आपको ये श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस उसका ट्रांसलेशन याद रखना है, ठीक है। तो रसशाला कैसे स्थान पर, कैसे प्लेस पर होना चाहिए? वेयर देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एनी टाइप एंड टेरर। अभी लिखने के दो प्रकार होते हैं। मेन चीज यही होती है, थियोरी को तो सब लोग थियोरेटिकल अच्छे से पढ़ लेते हैं, मेन यही होता है कि आप एग्जाम में अपना प्रेजेंटेशन कैसा बनाते हो। फर्स्ट थिंग याद रखना, जब कभी भी आप थियोरेटिकल एग्जाम में लिखते हो तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा संस्कृत टर्म को याद करके लिखना चाहिए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दे दिया इंग्लिश ट्रांसलेशन, जहां पर आप रसशाला के बारे में ये लिख सकते हो कि वेयर देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एनी टाइप एंड टेरर। इसके ऑप्शन में आप सीधा ये टर्म भी लिख सकते हो, सर्व बाधा विवर्जिते। तो फर्स्ट टॉपिक जो लिखा है, यहाँ पर आप सर्व बाधा विवर्जित ये भी लिख सकते हो। इसके ऑप्शन में आप इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लिख सकते हो, वेयर देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एनी टाइप एंड टेरर। जब इंग्लिश लिखते हैं उसके कंपैरिजन में जब संस्कृत टर्म लिख के आते हैं तो और अच्छा लगता है, और जब आप संस्कृत टर्म के साथ इंग्लिश का ट्रांसलेशन लिखते हो तो और भी अच्छा लगता है। लाइक आपको जब भी रसशाला एग्जाम में पूछा जाए, आपको सबसे पहले पॉइंट बनाना है प्लेस ऑफ रसशाला, फिर यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट बना के लिखो कि सर्व बाधा विवर्जित, फिर ऐसे दो डॉट बनाओ, फिर लिखो उसका सर्व बाधा विवर्जित का मतलब होता है कि एक ऐसा स्थान जहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एनी टाइप एंड टेरर ना हो, where there is no obstruction of any type and terror. Second thing is all types of herbs are available. श्लोक याद नहीं करना है, पहला शब्द याद करना सर्व बाधा विवर्जित, और उसका ट्रांसलेशन लिखना where there is no obstruction of any type and terror. दूसरा लिखना सर्व औषधिमय देश, जहां पर सभी प्रकार की हर्ब्स इजीली अवेलेबल हो जाए। where plenty of good quality water is present, जहां पर वो रमणीय देश हो और कूप समन्वित यानी कि कुआं वगैरह आसपास की जगह पर हो, वहां पर हमको ये रसशाला का निर्माण करना होता है। नेक्स्ट थिंग इज वेयर प्लेंटी ऑफ गुड क्वालिटी वाटर इज प्रेजेंट। नेक्स्ट इज इट शुड बी फेस एट यक्ष यानी कि उत्तर दिशा, तेर्यक यानी कि ईशान, और सहस्राक्ष यानी कि पूर्व दिशा में। ठीक है, तो उत्तर, ईशान और पूर्व दिशा में हमको ये रसशाला का निर्माण करना है। इसको सिर्फ उत्तर, पूर्व, ईशान भी लिख लोगे तो चलेगा। इट शुड हैव इट्स ऑन बाउंड्रीज। दूसरा, नाना उपकरणेपेता यानी कि सभी उपकरणों से युक्त होना चाहिए। इसके बाद ये जो 3 पॉइंट्स लिखे गए हैं उसका रेफरेंस अलग है, आपको रस रत्न समुच्चय के 6 नंबर के चैप्टर में इसका श्लोक मिलता है। मैं आपको फोटो सेंड करूंगी, अभी की 1 मिनट वेट करोगे? हाँ, अगर आपके पास रसरत्न समुच्चय बुक हो तो उसका 11 नंबर का श्लोक देखना, रसरत्न समुच्चय 11 नंबर का श्लोक, वहां पर भी रस साधना कौन से स्थल पे करना चाहिए उसके बारे में लिखा है। आतंक रहिते देशे धर्म राज्य मनोरमे, एक ऐसा स्थान होना चाहिए जो रोग से रहित हो, धर्म पूर्वक राज्य से युक्त हो, मनोहर हो, शिव पार्वती के मंदिर से पवित्र हो, शुभ हो, समृद्ध नगर के बुद्धिमान साधक रस राज की सिद्धि करे। वहां पर जाके करना होता है, जहां पर वेरियस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज्ड इन रसकर्मा शुड बी अवेलेबल। ओके, तो नाना उपकरण वाला यहाँ पर आ गया, ठीक है। It should be so constructed so that proper ventilation and sunlight is there। और इसके अलावा प्लेस के बारे में एक्स्ट्रा रेफरेंस लिखना हो तो मैंने कौन सा बताया, रसरत्न समुच्चय के 6th चैप्टर का 11 नंबर का श्लोक। बाकी जो इतने 7 पॉइंट्स है वो याद करोगे तो भी मोर देन इनफ है। नेक्स्ट आएंगे, हमको देखना है कि रसशाला में वर्किंग एरिया कौन सा कहाँ पर कैसे होगा। सो इन द रसशाला different work is specified according to specific direction। दिशा के अकॉर्डिंग कौन से दिशा में कौन सा कर्म किया जाता है, ये अच्छे से इस रसशाला में आचार्य डिस्क्राइब करते हैं।
इट इज नोन एज कर्म विभाजन, जिसको हम कर्म विभाजन से भी जानते हैं। देयर इज साइंटिफिक लॉजिक बिहाइंड द डायरेक्शन वाइज वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो डायरेक्शन वाइज वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसके पीछे भी एक लॉजिक है। उसका डिस्क्रिप्शन वही हमें रसरत्न समुच्चय की 7th चैप्टर में 3rd नंबर के और 5th नंबर के श्लोक में मिलता है। जो नेक्स्ट श्लोक आते हैं, शालायाः पूर्व दिग्भागे स्थापयेद रस भैरवे वहनी कर्माणि च आग्नेय याम्ये पाषाण कर्म च। आप चाहो तो आपको ये श्लोक पूरा यहाँ से भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट ये चीज आपको श्लोका से नहीं, चार्ट फॉर्म से याद करनी है। जैसे मैंने बोला था अपने पास एक रफ कॉपी निकाल के रखनी है, उस रफ कॉपी को ओपन करो। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, ऐसे प्लस का साइन बना देना है। ऊपर लिखो उत्तर दिशा, उत्तर दिशा, देन दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, और ये हो गया वायव्य। अभी इन सभी दिशा में एक एक कर्म किए जाते हैं, वो सारे कर्म हम अभी इसी वक्त लेक्चर में ही याद करेंगे। कुछ घर जाके नहीं रटना, यही के यही सब याद रह जाएगा। कैसे याद करेंगे, देखो सबसे पहले लिखा है यहाँ पर नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा। तो पहले लिखो ऐसे करके संस्कृत में ही उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा कहाँ पर है, ऊपर है। तो हम कुछ ऐसे डिनोट करते हैं ना, ऊपर को ऐसे और नीचे को ऐसे। तो ऊपर को जो ऐसे हमने डिनोट किया, ये क्या हो गया, थोड़ा एरो टाइप बन गया, यानी कि कुछ एकदम नुकीला चीज बन गई ना यहाँ पर, तो वो क्या करेगी, वेधन कर देगी। देखो, तो हमको सबसे पहले उत्तर दिशा में क्या याद करना है, वेधन कर्म। उत्तर दिशा को हम डिनोट कैसे करते हैं, कुछ इस तरह से तीर बना के ऊपर बताते हैं। ये नुकीला चीज हो गया, नुकीला चीज हर किसी को वेद कर देगा। तो इन शॉर्ट वेधन कर्म ऑलमोस्ट कहाँ पर किया जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन में किया जाता है। ठीक है। दूसरा आता है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा को यम की दिशा भी मानी जाती है, यहाँ पर हम पाषाण कर्म करते हैं। तो साउथ डायरेक्शन में पाषाण कर्म करने को बोला गया है। ठीक है, ये यम की दिशा मानी गई है, इसमें हम पाषाण कर्म कैसे याद करेंगे। यम आता है तो क्या करते हैं, अपने पास अपने साथ पत्थर को लेके आते हैं। अगर कोई उनके साथ नहीं चला तो पत्थर से ऐसे डरा डरा के मार मार के ले जाते हैं। उत्तर में याद कर लिया, नुकीला होता है, वेधन करेगा। साउथ में याद कर लिया, यम आता है अपने साथ भैंसा के साथ साथ पत्थर भी लेके आते हैं। फिर आ गया ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा में रस भैरव को बिठाया जाता है। ठीक है, भैरव बाबा कहाँ बैठेंगे, पूर्व दिशा में बैठेंगे। पश्चिम में क्या हो गया, ये वरुण देव की दिशा है, यहाँ पर हम क्षालन कर्म करते हैं। वरुण देव की दिशा है पश्चिम दिशा, वहां पर हम क्षालन कर्म करेंगे। 4 दिशा है जो कि हमको अच्छे से याद करनी है। एक है वायव्य दिशा। तो वायव्य से वायु याद करो, वायु क्या करती है, वायु सबको सुखाने का काम करती है। तो वायु क्या करेगी, सुखाएगी, यानी कि शोषण करेगी। ईशान, तो ईशान से ई से ईश्वर है ना, ईश्वर कितने अच्छे होते हैं। तो जहां पर ईश्वर का वास है वहीं पर हम अपनी बनाई हुई सारी औषधि का संग्रह करेंगे, भगवान हमारी बनाई हुई औषधि का रक्षण करेंगे। तो ईशान कोण में हम हमेशा सिद्ध औषधि का संग्रह करेंगे। फिर आग्नेय, देखो नाम से ही पकड़ ली, आग्नेय में अग्नि और अग्नि कर्म में भी अग्नि। तो आग्नेय में हमेशा अग्नि कर्म करेंगे। और नैऋत्य, नैऋत्य दिशा ऐसे राक्षसों की मानी जाती है, और वो क्या करते हैं ना, मारते कूटते सबको है। तो वो शस्त्र कर्म वहां पर हो गया। अभी देखो, आपको हमेशा एग्जाम में जब वर्किंग एरिया इन रसशाला दिशा वाला एक्सप्लेन करना है तो आप हमेशा चार्ट फॉर्म ही बताओगे, ऐसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ईशान नैऋत्य वायव्य आग्नेय, और इस तरह से उनका कर्म उसके साथ ही लिख के एक्सप्लेन करके आओगे। जैसे मैंने यहाँ पर नोट्स में ऐसे पॉइंट्स बना के लिखा है, वैसे आपको एग्जाम में नहीं करना, एग्जाम में आपको चार्ट फॉर्म ही बनाना है। तो इन द ईस्ट डायरेक्शन रस भैरव प्लेसमेंट आर देयर। आग्नेय डायरेक्शन में अग्निकर्म किया जाता है। साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में हमने क्या याद किया था, यम की दिशा थी, यम भैंसे के साथ पत्थर भी लेके आएंगे, पाषाण कर्म किया जाता है। नैऋत्य हमने बोला था कि डेविल यानी कि राक्षसों का प्लेस माना जाता है, तो वो तो क्या करता है, शस्त्र से काटते पीटते हैं, तो शस्त्र कर्म हम नैऋत्य दिशा में करेंगे। वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में क्या था,
वरुण देव की जगह थी, तो वहां पर क्षालन कर्म कर दिया गया। वायव्य में वायु क्या करती है, सुखाती है, यानी कि शोषण कर्म करते हैं। नॉर्थ यानी कि उत्तर, उत्तर को बताने के लिए कैसे नुकीला हमने तीर बना दिया, तो नुकीला था, उसने सबको वेद दिया, है ना, वेद दिया। ईशान डायरेक्शन, तो वहां पर हम सारी औषधि जो बनाई है उसको स्टोरेज करेंगे। दिस डायरेक्शन यानी कि ईशान डायरेक्शन इज रिकॉग्नाइज्ड एज द प्लेस ऑफ गॉड, ईश्वर का प्लेस है, एंड रूल्ड बाय द लॉर्ड शिवा। सो हम जितनी भी सिद्ध औषधि बनाते हैं उनको हम इसी डायरेक्शन में स्टोर करते हैं, सेफ्टी के एस्पेक्ट पे। ठीक है। हमने रसशाला को एक्सप्लेन करने के लिए दो पॉइंट्स को कवर किए। पहला, रसशाला कौन से प्लेस पर होना चाहिए। सेकेंड, रसशाला का वर्किंग एरिया, कौन से दिशा में कौन सा कर्म किया जाता है वो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि रसशाला में स्टाफ कौन कौन से कैसे रखने हैं। सो स्टाफ ऑफ रसशाला, द स्टाफ ऑफ रसशाला कैन बी कैटेगराइज्ड एज एक रसवैद्य और निघंटुज्ञ होना चाहिए, और एक परिचारक, निधि साधक, बलि साधक होना चाहिए। तो सबसे पहले वैद्य के बारे में देखते हैं। तो वही 7th नंबर के अध्याय में रसरत्न समुच्चय में बताया गया है कि वो वैद्य कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं वैद्य के बारे में, जहां पर बोला है रसा रससा चिंतिका वैद्या निघंटुग्नाश्च वार्तिका सर्वदेशज भाषाज्ञा संग्रहस्ते अपि साधके। यानी कि जो रस क्रिया है उसके योग्य संग्रहणीय वैद्य एक रस शास्त्र का अध्ययन में तत्पर होना चाहिए। निघंटु शास्त्र जो है उनके ज्ञाता होना चाहिए। वार्तिक यानी कि जो सांकेतिक भाषा है वो भी जान ले, कोई साइन वगैरह से कुछ एक्सप्लेन करना चाहे तो वो भी अच्छे से जान ले, और सभी देश की सभी लैंग्वेज को जानने वाले एक ऐसे वैद्य को आप अपनी रसशाला में रखें। हिंदी रसशाला जो रस वैद्य और निघंटुज्ञ है उनको रखना चाहिए। रस वैद्य यानी कि जो रस शास्त्र के सभी नॉलेज को रखते हैं। निघंटुज्ञ यानी कि जो सभी हर्ब्स के बारे में अच्छे से नॉलेज रखते हैं। द पर्सन हु नोज द लैंग्वेज ऑफ ऑल सराउंडिंग प्लेस। हमने जिस देश में अपनी रसशाला बनाई है उसके आसपास के देश की जो भी लैंग्वेजेस है वो सभी उसको आए, ऐसा वाला रस वैद्य और निघंटुज्ञ हमको नियुक्त करना है अपनी रसशाला के लिए। The importance of Sarvadeshaj Bheshagya is that because he is the person who elaborate the knowledge of surrounding place, and different types of herbs are used in the process of rasakarma. So निघंटुक्य can explain the exact herb, क्योंकि हमें जो रस शास्त्र के लिए हमें अलग अलग औषधि वगैरह बनानी, जो भी प्रोसेस वगैरह होंगे, हम बहुत सारी अलग अलग हर्ब को हम यूज करने वाले हैं। तो उन हर्ब्स को पहचानने वाला होना चाहिए, अच्छे से एक्सप्लेन करना वाला होना चाहिए। दैट्स वाई एक निघंटुज्ञ भी होना चाहिए। ओके। तो ये हो गया कि हमको एक वैद्य रखना है जो कि रस शास्त्र को जानने वाला और निघंटुज्ञ होना चाहिए। उसके बाद आता है स्टाफ इन दी रसशाला। 1 मिनट में अगर क्लास एंड हो जाना तो एक और लिंक आपको व्हाट्सएप में जाएगी, आप वहां से उसको लेक्चर को फिर से ज्वाइन करो। सो स्टाफ इन द रसशाला, कौन कौन से स्टाफ होने चाहिए। सबसे पहले होना चाहिए परिचारक। परिचारक के बारे में प्रश्न समुच्चय में बता रहे हैं कि परिचारक सोद्य महासूचय बलिष्ठा परिचारक। परिचारक शुड हैव हार्ड वर्किंग, क्लीन एंड हैव गुड स्टेमिना। कैसी होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, शुचि यानी कि क्लीन होनी चाहिए, और बलिष्ठा यानी कि उसका स्टेमिना अच्छा होना चाहिए। हार्ड वर्किंग, सोद्यमा, शुचि, बलिष्ठा। रसशाला में रहने वाली परिचारक के 3 गुण, सोद्यमा, शुचि, बलिष्ठा। फिर आती है निधि साधक। निधि साधक कैसी होनी चाहिए। भूत निग्रह मंत्र ज्ञास्ते योज्या निधि साधन। The person having knowledge of भूत निग्रह मंत्र should appointed as निधि साधक। कि जब रसशाला में रस औषधि बनती जाती है तो वहां पर कहा जाता है निरंतर मंत्रोच्चारण होता रहना चाहिए। सो द पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ भूत निग्रह मंत्र शुड अपॉइंटेड एज निधि साधक। नेक्स्ट आता है बलि साधक। बलि साधक के लिए बोला गया है बलिष्ठः सत्यवन्तश्च रक्ताक्षा कृष्ण
यहाँ से अटक गए थे बलि साधक से। चलिए वहीं से शुरू करते हैं। बलिष्ठः सत्यवन्तश्च रक्ताक्षः कृष्ण विग्रह भूत त्रासन विद्याश्च ते योज्या बलि साधने। यानी कि हमें जो बलि साधन के लिए पुरुष को नियोजित करना है वो कैसा होना चाहिए, तो बलिष्ठ, बलवान होना चाहिए। सत्यवंतश्च, वो कैसा, पराक्रमी होना चाहिए। रक्ताक्ष यानी कि लाल नेत्र वाला। कृष्ण विग्रह, काले शरीर वाला। भूत त्रासन विद्याश्च, यानी कि जो भूतों को डराए ऐसी विद्या को भी जानने वाले व्यक्ति को हम बलि साधन में नियुक्त करेंगे। यानी कि बलि साधन में नियुक्त पुरुष यानी कि जो बलि देने के पदार्थ है उसके निर्माण करने में और चढ़ाने में मदद करे, ऐसे पुरुष को हमें नियोजित करना है, बलि साधक पुरुष। तो उसमें ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। कौन कौन सी थी? वो बलिष्ठ होना चाहिए, सत्यवंत होना चाहिए, रक्ताक्ष होना चाहिए, कृष्ण विग्रह होना चाहिए, भूत त्रासन विद्या का ज्ञाता होना चाहिए। फिर आता है पर्सन फॉर रसायन कर्म। रसायन कार्य में नियोजनीय पुरुष कैसा होना चाहिए? निर्लोभा, जिसमें लोभ ना हो। सत्य वक्ता, जो सत्य बोलने वाला हो। देव ब्राह्मण पूजका, जो देव और ब्राह्मण का पूजा करने वाला हो। यमीन, जो संयम पूर्वक रहने वाला हो। पथ्य भोक्तरो, जो पथ्य आहार विहार का सेवन करने वाला हो। ऐसे व्यक्ति को ही हम रसायन कर्म करने के लिए नियुक्त करते हैं। तो कैसा? निर्लोभा, सत्य वक्तारो, देव ब्राह्मण पूजका, यमीन, पथ्य भुक्त वाला पर्सन को हम रसायन कर्म के लिए नियोजित करेंगे। फिर आता है पर्सन फॉर धातुवाद। तो धातुवाद के लिए नियोजनीय पुरुष कैसा होना चाहिए? धनवंतो, द पर्सन हु इज रिच, यानी कि धनवान हो। वदान्याश्च सर्व उपस्कार संयुता, उदार होना चाहिए। सभी साधन से संपन्न होना चाहिए। गुरु वाक्यरता नित्यम, गुरु के आदेश अनुसार सदा काम करने में तत्पर होना। और शुभ कर्म करने वाले पुरुष को हम इस धातुवाद के लिए नियुक्त करेंगे। द पर्सन हु इज रिच, स्पीक्स ट्रूथ, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, आप क्लियर कर लोगे। ट्रूथ, हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ काइंडनेस टू एवरीवन and obeys the guru's instruction is suitable for the dhatuvad. ओके। धातुवाद यानी कि जो सुवर्ण आदि यानी कि सोना आदि जो धातु है, तो उन सबकी फॉर्मुलेशन के लिए भी एक पर्सन चाहिए। तो वो पर्सन को हम धातुवाद कहते हैं। तो उस पर्सन, धातुवादी नियोजनीय पुरुष में ये क्वालिटीज होनी चाहिए। फिर आता है पर्सन फॉर भेषज संग्रहण, डेटा कलेक्शन के लिए, भेषज आहरण के लिए जो हम पुरुष को नियोजित करेंगे वो कैसा होना चाहिए? तत् औषध नामज्ञ, the person who knows the name of every drug in different language, जो हर ड्रग को अलग अलग भाषाओं के नाम से जानता हो। having good behavior and thought, expert of different language during collection of herb, जब वो herb का कलेक्शन कर रहा हो तो वो अलग अलग लैंग्वेज का नॉलेज रखने वाला होना चाहिए। One have to move in different place, so this type of person should know different language, क्योंकि हमें औषधि के संग्रहण करने के लिए, कलेक्शन के लिए अलग अलग जगह पर जाना पड़ता है, ऐसा उसको डिफरेंट लैंग्वेज के बारे में भी पता होना चाहिए। सो औषध ग्रहण करने के लिए कैसा पुरुष को नियोजित करेंगे? जो रस कार्य में प्रयुक्त होने वाली सभी औषधि के नाम को अलग अलग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जानने वाला हो। जो शुचि यानी कि पवित्र शुद्ध आचरण वाला हो। छल कपट से दूर रहने वाला हो। अनेक भाषा में विभिन्न औषधों के नाम को जानने वाले व्यक्ति को हम औषध के संग्रहण करने के लिए उसका नियुक्त करेंगे। ठीक है, एक बार रिवाइज करें, हमने रसशाला में क्या क्या पढ़ा। रसशाला में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा था कि रसशाला क्या कैसे होती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के ये पॉइंट्स मेंशन करने के बाद हमने देखे थे कि रसशाला को अच्छे से डिटेल में पढ़ने के लिए हम 4 पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहले की रसशाला कौन से स्थान पर बनाएंगे, दूसरा उस रसशाला में कौन सी दिशा में कौन सा कर्म करते हैं, देन रसशाला में कौन कौन से वर्किंग स्टाफ होने चाहिए, और लास्ट का हम अब जो देखने वाले वो है इक्विपमेंट्स।
एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। रस प्लेस ऑफ रसशाला में हमने कुछ क्वालिटीज देखी थी, जैसे कि सर्व बाधा विवर्जित होनी चाहिए वो प्लेस, सर्व औषधिमय देश होना चाहिए, रमणीय होना चाहिए, कूप वहां पर होना चाहिए, यक्ष त्रक्ष सहस्त्राक्ष होना चाहिए, सुशोभन वाला, और नाना उपकरण युक्त होना चाहिए। फिर आता है वर्किंग एरियाज, तो उसमें आपको रसशाला का ये सीधा चार्ट ही ड्रॉ कर देना है, जिसमें उत्तर दिशा में हम डिनेट यानी कि ऊपर की दिशा डिनोट करने के लिए हम जो नुकीला तीर बनाते हैं, ये नुकीला तीर क्या कर देगा, वेधन कर देगा, तो ये ऊपर वेधन कर्म आ गया। ईशान से हम याद करेंगे ईश्वर, ई से ईश्वर, ईश्वर क्या करते हैं, हमारी सभी औषधि का रक्षण करते हैं। तो हमने कोई भी औषधि बनाई, आ, ये मत करो, ठीक है, आपको ये दिक्कत आएगी। अगर आपसे गलती से हो रहा है तो ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम मत करना, ठीक है। सो ईशान कोण में हम ईश्वर से याद कर लेंगे। ईश्वर क्या करते हैं, हमने कोई भी नई नई अच्छी वाली मेडिसिन बनाई है तो उसका रक्षण करेंगे, तो हम सारी जो सिद्ध औषधि का संग्रह है वो कहाँ पर करेंगे, ईशान कोण में। फिर आता है पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में भैरव बाबा को बैठा दो। आग्नेय दिशा, आग्नेय से अग्निकर्म याद रह जाएगा। साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा, किसका वास होता है, यम का होता है। यम क्या करते हैं, भैंसे के साथ साथ में पत्थर भी लेके आते हैं, यानी कि पत्थर से पाषाण, पाषाण कर्म हम दक्षिण दिशा में करेंगे। नैऋत्य राक्षसों की दिशा होती है, तो राक्षस क्या करते हैं, शस्त्र वगैरह लेके आता है, तो शस्त्र कर्म यहाँ करेंगे। फिर जो पश्चिम दिशा है वो वरुण देव की दिशा है, तो वहां पर क्षालन कर्म। और वायव्य दिशा में वायु, वायु सबको सुखा देती है, तो शोषण कर्म याद करेंगे। इजीली रसशाला की सभी दिशा और उनमें क्या कर्म करते हैं वो याद रह जाएगा। फिर भी अगर आपको याद नहीं रह रहा है, आप मुझे पर्सनली बताना, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन ये चीज आपको याद रहनी ही चाहिए। थियोरेटिकल तो ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से रसशाला से क्वेश्चन बनते हैं। स्पेसिफिकली कौन से दिशा में कौन सा कर्म किया जाता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग के फॉर्मुलेशन में क्वेश्चन बन के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है स्टाफ ऑफ रसशाला, हमने देखा था एक रसवैद्य होना चाहिए, निघंटुज्ञ होना चाहिए, फिर कुछ हमको परिचारक चाहिए, निधि साधक चाहिए, बलि साधक चाहिए, रसायन कर्म के लिए पर्सन और धातुवाद के लिए पर्सन चाहिए। बाकी ड्रग के कलेक्शन के लिए 6 ऐसे हमको स्टाफ मेंबर चाहिए। अब नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट्स कौन से होने चाहिए रसशाला में। सो इन द रसशाला वेरियस इंस्ट्रूमेंट आर रिक्वायर्ड टू डू डिफरेंट वर्क, जैसे कि कुछ हीटिंग डिवाइस होनी चाहिए। अभी हीटिंग डिवाइस में कौन कौन से, सत्वपातन कोष्ठी, सुरा कोष्ठी, सुशोभनम, भूमि कोष्ठी, चलत कोष्ठी, भस्त्रिका युगलम, तदवन नली की वंश लोहयु। सत्वपातन कोष्ठी, सुरा कोष्ठी, भूमि कोष्ठी होनी चाहिए। देन फ्यूल्स, कोल, काउडंग केक, कुछ यानी कि जो काउडंग केक है वो होना चाहिए फ्यूल्स के लिए ना। हमें कोई भी रस औषधि बनानी, कोई भी औषधि, तो उसके लिए हमें क्या क्या फ्यूल लगेगा, कौन से फ्यूल से बनाएंगे, तो एक तो कोल, कोलसा चल सकता है, काउडंग केक चल सकता है। वेसल्स चाहिए, कुछ बर्तन वगैरह चाहिए जो कि सुवर्ण, लौह, कांसू, ताम्र या पत्थर वगैरह के से बने हुए होने चाहिए। फिर डेड स्किन के, ये सब वेसल्स चाहिए हमको औषधि निर्माण के लिए। इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ग्राइंडिंग, तो हम कंदनी या पेशनी यूज करेंगे कुछ भी ग्राइंडिंग करने के लिए। खल्व, तो सेमील्यूनर, अर्धचंद्राकार, राउंडेड यानी कि वर्तुलाकार, और तब तक खल्व, ये हमको खल्व चाहिए रसशाला में इक्विपमेंट के तौर पे। देन वेसल्स फॉर स्टोरिंग वाटर, जलरोणी होनी चाहिए, जलद्रोणी होनी चाहिए। देन सीव्स चलनी होनी चाहिए। मुषा, मृत्तिका, तुषा, करपाश, कचकूपी, चषका, बाउल वगैरह, शूर्प, नाइफ, ये बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि कलेक्टेड होने चाहिए। वो सब रसशाला में अलग अलग कर्म के लिए यूजफुल रहते हैं, तो ये सारी चीजें रसशाला में प्रेजेंट चाहिए। एकदम इजी टॉपिक था। पहले इंट्रोडक्शन देखा और 4 पॉइंट में हमने पूरे रसशाला को पढ़ाई की। रसशाला कौन सी प्लेस में बनाएंगे, कौन सी दिशा में कौन सा कर्म करते हैं, रसशाला में कौन कौन से वर्किंग स्टाफ होने चाहिए, और रसशाला में कौन कौन से इक्विपमेंट्स होने चाहिए। कुछ भी हार्ड नहीं था। प्लेस के लिए बस ये श्लोक के कुछ आपको शब्द याद कर लेने हैं संस्कृत में। नेक्स्ट रसशाला की दिशा को आप इस चार्ट फॉर्म से याद रखोगे। स्टाफ कौन कौन से होने चाहिए, तो सबसे पहले एक डॉक्टर तो चाहिए ही, जिसको रस शास्त्र का ज्ञान हो और निघंटु का ज्ञान हो,
क्योंकि निघंटु में क्या है? निघंटु में सभी औषधियों का वर्णन है, सभी द्रव्य का वर्णन है, तो उसका भी उसको ज्ञान होना चाहिए। फिर कुछ हमें परिचारक चाहिए, निधि साधक चाहिए, बलि साधक, तो ये सब हमें चाहिए लेकिन उनमें कुछ गुण होने चाहिए। उन गुण वाले हम परिचारक को अपने वहाँ पर नियुक्त करेंगे, तो वो गुण बता दिए। और लास्ट में हमें कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए वो? तो यहाँ पर हमारा रसशाला का आज का डेमो क्लास का टॉपिक कवर होता है।